नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोतों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े। आज देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को, इसमें क्या क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास को देखते हैं कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को सबसे पहले देखते हैं कि स्रोतों के आधार पर, प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोतों के आधार पर तीन वर्गों में, तीन भागों में प्राचीन भारतीय इतिहास को बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं और आद्यैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं। तो देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हुआ है। इस तरह के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे पाषाण काल एक प्रागैतिहासिक काल है। नेक्स्ट है हम लोग का आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में क्या है? आद्यैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ हो लेकिन उस साक्ष्य को पढ़ा न जा सका हो। लिखित साक्ष्य मिला हो लेकिन उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका हो, इस तरह के काल को आद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक आद्यैतिहासिक काल है। सिंधु सभ्यता के में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ और उसको पढ़ा भी गया। तो इस तरह के काल को, जिस काल में लिखित साक्ष्य मिला और जिसको पढ़ा भी गया, इस तरह के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारतीय इतिहास को ये तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल देखते हैं कि सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किसने शुरू किया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले अध्ययन का काम शुरू किया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और एक है कि वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जिसको कहते हैं कि 1820 ईस्वी में जर्गनेस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को तीन वर्गों में विभाजित किया। पहले हम लोग क्या देखें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को तीन वर्गों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1820 ईस्वी में जर्गनेस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को तीन वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? तो तीन वर्गों में। ये तीन वर्ग देखते हैं कौन है। एक है पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। तो पाषाण काल, किस काल को हम लोग पाषाण काल कहेंगे? सवाल ये होता है कि किस काल को हम लोग पाषाण काल कहेंगे, या फिर कैसे जानेंगे कि एक काल पाषाण है, ये आपका कांस्य युग है। तो देखते हैं कि जैसे पाषाण काल में व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने सुविधाओं के लिए, उपयोगी वस्तुओं को बनाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया, उस पदार्थ के नामकरण के अनुसार से कालों का निर्धारण किया गया। तो पाषाण काल के लोगों के द्वारा अपने उपयोगी वस्तुओं के लिए, अपने सुविधाओं के लिए पत्थरों का प्रयोग किया, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। और एक है कांस्य युग। कांस्य युग में क्या है? कांस्य युग के लोगों के द्वारा अपने सुविधाओं के लिए, अपने उपयोगी वस्तुओं के लिए कांसे का प्रयोग किया गया। औजारों को बनाने के लिए कांसे का प्रयोग किया गया, इसीलिए इस युग को हम लोग कांस्य युग कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है लोह युग। लोह युग में भी लोगों के द्वारा लोहे का प्रयोग, अपने उपयोगी वस्तुओं को, अपने सुविधाओं के लिए लोहे का उपयोग किया गया, हथियारों को बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया गया। इसलिए इस तरह के काल को हम लोग, जिस काल में लोहे का उपयोग हुआ हो, इस तरह के काल को हम लोग लोह युग कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का जनक है, मतलब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो पढ़े, तीन जो भाग पढ़े, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग, इसमें हम लोग पाषाण काल को विस्तार से पढ़ना है। तो पाषाण काल जो देखते हैं कि पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। इन तीनों कालों के बारे में हम लोग एक चार्ट के माध्यम से, इन तीनों कालों के बारे में हम लोग चार्ट के माध्यम से, देखिए चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि तीनों कालों में क्या मुख्य अंतर है, तीनों कालों के क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम लोग देखिए। कौन सा जगह किस काल से संबंधित है, कौन सा औजार किस काल से संबंधित है, ये तीनों कालों के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं काल के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से पीरियड को किस काल में रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है आपका 25 लाख बीसी से, कितना, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 10,000 बीसी से मध्य पाषाण काल, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक के पीरियड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नेक्स्ट है कि नव पाषाण काल, जो 10,000 बीसी से 1,000 बीसी के टाइम पीरियड को, अवधि को हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से शुरू होता है और 4,000 बीसी तक है, और नव पाषाण काल 10,000 बीसी से शुरू होता है और 1,000 तक बीसी तक है। दोनों ओवरलैप कर जा रहा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए हो सकता है क्योंकि एक ही समय में अलग अलग जगह पे, मान लीजिए यहाँ के लोगों को रहन सहन का जानकारी अधिक हो गया था, यहाँ का लोगों का जानकारी विकास अधिक हो गया था, और यहाँ के लोगों का जानकारी कम था, विकास यहाँ का धीमा था। तो विकास धीमा था तो यहाँ मध्य पाषाण काल चल रहा था, यहाँ का लोगों की जानकारी अधिक था तो यहाँ नव पाषाण काल चल रहा था। इसीलिए दोनों जो है एक ही पीरियड में चल रहा था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एक संक्रमण काल है। क्या है? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एक संक्रमण काल है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संक्रमण काल किन 2 कालों को कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पूरा पाषाण काल जो है, देखिए आपका कि 25 लाख बीसी से शुरू होता है और 10,000 बीसी तक चलता है। बहुत ही लंबा से टाइम पीरियड है, बहुत ही लंबा अवधि है। इसीलिए इस पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक टाइम पीरियड को छोटा करने के लिए, अध्ययन की दृष्टि से क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड को छोटा करने के लिए इसको भी 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और देखते हैं मध्य पाषाण काल को विभाजित नहीं किया गया क्योंकि ये टाइम पीरियड छोटा है, इसलिए इसको विभाजित करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। और नव पाषाण काल को भी डिवाइड नहीं किया गया, विभाजित नहीं किया क्योंकि इसका भी टाइम पीरियड छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कुछ लक्षण है, लक्षण कहिए या फिर उसको गुण कह सकते हैं, कि देखते हैं इसका लक्षण क्या है, गुण क्या है। तो पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक हुआ करते थे, पूरा पाषाण के लोग आखेटक हुआ करते थे, जिसको हम लोग शिकारी कहते हैं। शिकारी हुआ करते थे, जंगलों में जाके शिकार किया करते थे और अपने भोजन के लिए खाद्य पदार्थ का संग्रह किया करते थे। इसीलिए पूरा पाषाण काल के लोग क्या होते थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक। जबकि मध्य पाषाण काल में आखेटक भी था, शिकारी भी
था, खाद्य संग्राहक भी था और पशुपालन की परंपरा भी मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नवपाषाण काल में कृषि भी नवपाषाण काल में शुरू हुआ। पशुपालन तो आपका मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था। और अस्थायी निवास का प्रारंभ, सबसे पहले अस्थायी निवास का प्रारंभ आपका नवपाषाण काल से माना जाता है, क्योंकि जब पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, जब कृषि करने लगा तो कृषि करने में वो समय लगता था, इसीलिए वो लोग अब क्या करने लगे, एक ही जगह कुछ समय बिताने लगे। धीरे धीरे वो अस्थायी होने लगे, बस्ती में तब्दील होने लगे। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल से ही अस्थायी निवास का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ औजार है कि किस काल में किस औजार का प्रयोग किया गया, क्या चीज़ का। जैसे पुरापाषाण काल में आपका क्वार्टजाइट का प्रयोग पुरापाषाण काल में, सल का प्रयोग, ब्लेड आदि का प्रयोग पुरापाषाण काल में होता था। जबकि मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था। जी, माइक्रोलिथ को कह सकते हैं कि सूक्ष्म पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग हथियारों को बनाने में, औजारों को बनाने में प्रयोग किया जाता था। किस काल में, तो मध्यपाषाण काल में। और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग हथियारों को बनाने में किया जाता था आपका पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल में हथियार जो है स्लेट के बने होते थे। नवपाषाण काल में हथियार स्लेट के बने होते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं खोज, कि कुछ खोज है जो कालों के अनुसार किया गया है। जैसे पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार पुरापाषाण काल को में माना जाता है। आग का आविष्कार या आग का खोज कहिए पुरापाषाण काल में माना जाता है। जबकि आग के उपयोग के बारे में पूर्णतः जानकारी पुरापाषाण काल के लोगों को नहीं था। पूर्णतः जानकारी जो है आग का उपयोग के बारे में मध्यपाषाण काल के लोगों को हुआ। पुरापाषाण काल में सिर्फ आग का आविष्कार हुआ, सिर्फ खोज हुआ, कुछ नॉलेज था, पूर्णतः जानकारी नहीं था। जबकि मध्यपाषाण काल में आग का उपयोग का पूर्णतः जानकारी मध्यपाषाण काल के लोगों को हुआ। और नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ और समाज का, कृषि का आविष्कार, पहिया का आविष्कार और समाज का आविष्कार हुआ। समाज का शुरुआत हुआ कहाँ से, आपका नवपाषाण काल से। इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो कि तीनों कालों से संबंधित है। अलग अलग कालों का अलग अलग स्थल है, प्राचीन स्थल, जिसको हम लोग, वैसे तो भारत में बहुत सारा स्थल है, सबको पढ़ पाना संभव नहीं है। एग्जाम के व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से जो स्थल इम्पोर्टेंट है, जो स्थल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वही सब स्थल इसमें किए हैं। वही सब स्थल जो है आपका ये इस लिस्ट में है। देखिए, एक पहला हम लोग शुरू करते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है, पुरापाषाण का पहला स्थल है आपका अतिरमपक्कम, जो तमिलनाडु में है, और दूसरा है हथनोरा, जो मध्य प्रदेश में है। अतिरमपक्कम और हथनोरा से मानव खोपड़ी का साक्ष्य का प्रथम प्रमाण मिला है। कहाँ से, अतिरमपक्कम और आपका हथनोरा से। यहाँ से अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतिरमपक्कम कहाँ पे है। अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है। हथनोरा कहाँ है, तो हथनोरा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हथनोरा से क्या चीज का साक्ष्य का प्रमाण मिला है, तो हथनोरा से मानव खोपड़ी का साक्ष्य का प्रथम प्रमाण मिला है। कहाँ से, हथनोरा से। हथनोरा और अतिरमपक्कम दोनों जगह से। ठीक है, नेक्स्ट है भीमबेटका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कह सकते हैं इसको। भीमबेटका जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में है। ये प्राचीनतम चित्रकारी के लिए बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है भीमबेटका। और यहाँ का जो चित्रकारी है ये तीनों कालों से संबंधित है, तीनों कालों से जुड़ा हुआ है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है भीमबेटका का प्राचीनतम चित्रकारी। यहाँ से भी अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी घाटी में किस जगह, नर्मदा नदी घाटी में क्या चीज़ का साक्ष्य का प्रमाण मिला है, तो नर्मदा नदी घाटी में क्या कह सकते हैं इसको, प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिला है, नर्मदा नदी घाटी से, भीमबेटका से, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, और ये चित्रकारी जो है तीनों कालों से जुड़ा हुआ है, आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। नेक्स्ट है मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ये यहाँ से तीनों कालों के औजार के बारे में साक्ष्य मिला है।
मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से तीनों कालों के औजार के बारे में साक्ष्य मिला है। तीनों कालों के औजार का साक्ष्य मिला है कहाँ से? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है इसका स्थल? प्रमुख स्थल है चौपानी मांडो, जो उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मृदभांड का प्रथम साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो से मृदभांड का प्रथम साक्ष्य मिला है। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन का। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बागौर राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये दोनों जगह से पशुपालन का प्रमाण मिला है। ये दोनों जगहों से पशुपालन का प्रमाण मिला है। और सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट देखते हैं कि नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल बुर्जहोम, जो कश्मीर में है। बुर्जहोम कश्मीर में है। देखिए बुर्जहोम कश्मीर में है। और यहाँ से जो है आपका गर्तवास मतलब गड्ढे में वास, गड्ढे में निवास करने का प्रमाण कहाँ से मिला है? गर्तवास बुर्जहोम कश्मीर से। और कब्र में माली के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण बुर्जहोम से ही मिला है। कब्र में माली के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्जहोम कश्मीर से। नेक्स्ट है मतलब बुर्जहोम कश्मीर से दो हो गया आपका, एक गर्तवास हो गया और दूसरा है कब्र में माली के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण बुर्जहोम कश्मीर। नेक्स्ट है गुफा कराल। गुफा कराल भी कश्मीर में है। गुफा कराल भी कश्मीर में है और यहाँ से भी बहुत सारा साक्ष्य मिला है, बहुत सारा अवशेष साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चिरांद, जो सारण जिले के बिहार में है। बिहार के सारण जिले में चिरांद है। यहाँ से क्या कहते हैं? हिरन के सींग के औजार का प्रमाण मिला है और मृदभांड का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, सारण जिला बिहार के सारण जिले चिरांद से। नेक्स्ट है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत ही VVI है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य का प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? चावल का साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है मेहरगढ़। यहाँ से कृषि का प्रमाण मिला है। कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। और गेहूं जौ की खेती का प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान कृषि का प्रमाण मिला है, गेहूं जौ की खेती का भी प्रमाण मिला है। और यहाँ पे भेड़ और बकरी के पालन का भी प्रमाण मिला है आपका मेहरगढ़ से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़ा है कि कोल्डिहवा से चावल का, मेहरगढ़ से कृषि का। गेहूं का पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ होगा, जौ का पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ होगा, चावल का पूछा जाएगा तो कोल्डिहवा होगा। ठीक है, भेड़ का पालन का मेहरगढ़, बकरी के पालन का मेहरगढ़। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग की तीनों कालों का कुछ प्रमुख स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। नेक्स्ट है हम लोग का कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि पहला हथियार, मानवों के द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला हथियार जो है कुल्हाड़ी। पहला हथियार कुल्हाड़ी को माना जाता है। मानवों के द्वारा सबसे पहला हथियार प्रयोग में लाया गया कुल्हाड़ी है। और पहला धातु, मानवों के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा है। ठीक है, और सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल को और इसके आगे पाषाण काल को विस्तार से हम लोग पढ़े। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। धन्यवाद।